हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आगे की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसमें बौद्ध काल और वैदिक कालीन और मध्यकाल अब हम आपको तीनों शिक्षाएं ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज हम आपको 50 MCQs करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन इसी सेशन से बन जाएं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके ऐड हो सकते हैं और आपको वहाँ पर PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु क्या थी। दोस्तों बौद्ध काल में जो शिक्षा आरंभ होने की आयु थी वो थी हमारी 6 वर्ष। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध काल से पहले मैंने वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल में शिक्षा की जो उम्र थी वो 3 उम्र थी। जैसे कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों जो शिक्षा ब्राह्मणों को दी जाती थी वो 8 वर्ष से प्रारंभ हो जाती थी, और जो शिक्षा क्षत्रियों को दी जाती थी वो शिक्षा 11 वर्ष से शुरू हो जाती थी, और वैश्यों को 12 वर्ष की उम्र से शिक्षा देने का प्रावधान था। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होता था। दोस्तों बौद्ध काल में शिक्षा का जो आरंभ का जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, पपज्जा संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पपज्जा संस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उपनयन संस्कार था, ये हमारा उपनयन संस्कार वैदिक काल की जो शिक्षा प्रारंभ होती थी उसका संस्कार था, और समावर्तन जो संस्कार है ये समावर्तन संस्कार बौद्ध काल की जो शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी 25 वर्ष की आयु के तक, तब जब छात्र घर आते थे उस संस्कार को हम समावर्तन संस्कार कहते थे। और जो उपसंपदा संस्कार है ये संस्कार बौद्ध काल में जब उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए जाते थे तब वहाँ उपसंपदा संस्कार होता था। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का जो हमारा प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, अमरावती, उज्जैन या जौनपुर। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। उस समय जो बौद्ध शिक्षा के समय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, ये कुछ चुनिंदा थे जो उस समय शिक्षा के केंद्र होते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व था। जो मठ थे, मठ जैसे कि विहार होते थे, इसी तरीके से बौद्ध मठ होते थे। तो बौद्ध मठ में ये बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ, बौद्ध संगाराम, बौद्ध विहार। तो दोस्तों बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हमें मठों में दी जाती थी, और जो उच्च शिक्षा थी वो हमें विहारों में दी जाती थी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था। तो बौद्ध शिक्षा जो थी उसका जो अंतिम लक्ष्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति, क्योंकि बौद्ध शिक्षा का जो लक्ष्य होता था वही निर्माण की प्राप्ति होता था, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन से कोई मतलब नहीं था। व्यक्तित्व का विकास तो होता ही होता था, साथ में चरित्र का भी निर्माण होता था। लेकिन जो अगर जैसे निर्माण प्राप्ति न दे रखा हो तो वह हम चरित्र निर्माण करेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्माण प्राप्ति। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध काल में महापाध्याय किसे पढ़ाते थे। बौद्ध काल में महापाध्याय किसे पढ़ाते थे। तो दोस्तों हमारे जो बौद्ध काल में महापाध्याय थे ये सामनेर, गृहस्थ, शिक्षक या धम्म, जिन्हें धम्म की जानकारी होती थी उन्हें हम महाउपाध्याय कहते थे। तो महाउपाध्याय जो थे वो धम्म को पढ़ाते थे। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस लेखक के यात्रा विवरण में बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। सुमाचीन, फायान, इत्सिंग या फिर हानसांग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जब बौद्ध शिक्षा चरम पर थी तभी उस समय हमारे भारत हैनसांग आया था। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैनसांग। हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। वैदिक काल में, बौद्ध काल में, ब्रिटिश काल में।
तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध काल में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक श्रमण कहलाता था? पवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, समावर्तन संस्कार या फिर उपनयन संस्कार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उच्च शिक्षा होती थी बौद्ध काल में, जो उच्च शिक्षा का जो समय प्रारंभ होता था, उस संस्कार को हम उपसंपदा संस्कार ही कहते थे। तो हम बालक श्रमण कहलाता था, श्रमण कहलाता उपसंपदा के बाद। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस शहर के निकट स्थित है? तो वर्तमान में जो नालंदा है वो पटना, आगरा, रांची, कलकत्ता। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है? वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से या फिर ब्रिटिश शिक्षा से? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या फिर विक्रमशिला? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वी, नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम है, उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवेश दिया जाता था? तो अब मैंने आपको अभी बताया था, तो इसमें है उपनयन संस्कार, पवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार या फिर शरणतीय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवज्जा संस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, मगध। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा बौद्ध काल में प्रचलित थी और हमें शिक्षा जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो सब पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध काल के। हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था। तो पवज्जा संस्कार के बाद जो छात्र था वो श्रमण, शामनेर, सिद्धि विहारक, ये सारे नामों से हम उसे पुकारते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धरस्तु नामक बालपोथी में कितने अध्याय थे? तो जो सिद्धरस्तु जो बालपोथी थी उसमें हमारे 12 अध्याय थे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 अध्याय। अगला प्रश्न है, पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, भीतर जाना, चले जाना या फिर अंदर जाना? तो दोस्तों हमारा आंसर है कि पवज्जा का अर्थ होता था कि आप घर से बाहर जाएं, तो पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों का उल्लेख बौद्ध काल के किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध काल में जो विषय थे उनमें से 19 विषयों का उल्लेख जो है वो बौद्ध काल के एक ग्रंथ में मिलता था और उस ग्रंथ का नाम था मिलिंद पाहो ग्रंथ। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वी, मिलिंद पानो में। अगला प्रश्न है हमारा, भिक्षु शिक्षा की अवधि थी, जो हमारी भिक्षु थे उसकी भी शिक्षा होती थी कि उन्हें कितने समय तक भिक्षु के रूप में शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष। जबकि बौद्ध शिक्षा में जो शिक्षा का आरंभ तो होता था वो 6 वर्ष और कहीं कहीं 8 वर्ष भी दे रखा है। अगर जहाँ 6 वर्ष दे रखा हो तो वहाँ 6 वर्ष लगाना, और अगर जैसे कहीं 6 वर्ष नहीं दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है, तो हम वहाँ शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष भी कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार का वर्णन है विनय पिटक में, सिद्धरस्तु में, बौद्ध चरित्र में या फिर ललित विस्तर में? दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा थी। तो बौद्ध काल में जो जनसाधारण व्यक्ति थे उनकी जो भाषा थी वो हमारी पाली भाषा थी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले कहलाते थे, क्योंकि बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें शिक्षा देने वाले कहलाते थे। जो बौद्ध भिक्षु शिक्षा देते थे उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 24 प्रश्न पे आ गए हम। बुद्ध, धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे। तो त्रिरत्न, त्रिसर्ग, त्रिविगर्ग या फिर त्रिमूर्ति? तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न कहलाते।
त्रिरत्न कहलाते थे। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु शहर के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। तो लुम्बिनी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अवधी भाषा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में लिखा गया था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला जो विहार थी उसका संस्थापक धर्मपाल था। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म था, वो हमारा था बौद्ध धर्म। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी? तो लगभग में, क्योंकि बुद्ध का जन्म जो था वो जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो देवपाल कुमारगुप्त प्रथम, महिपाल कुमारगुप्त द्वितीय। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ संस्कार से होता है, हमारा मध्यकालीन शिक्षा यहाँ से प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों मध्यकाल में जो शिक्षा का प्रारंभ था वो हमारा बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होता था। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 माह 2 दिन पर, 3 माह 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो जो मदरसे थे उनमें जो हमें शिक्षा दी जाती थी वो हमें अरबी भाषा में दी जाती थी। यहाँ पे आप गलत मत कराना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ उर्दू लगाएंगे जो कि गलत है। तो हमें अरबी भाषा में शिक्षा मदरसों में मिलती थी। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो ज्ञान की प्राप्ति भी कराती थी, इस्लाम धर्म का प्रचार भी था और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती थी, क्योंकि उनमें कोई फाउंडेशन नहीं थी कि आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? तो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो हमारी इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। अगला हमारा प्रश्न है मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था? जो प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या फिर माध्यमिक शिक्षा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मदरसा का संबंध जो था वो उच्च शिक्षा से था। और अगर यहीं पे पूछ दे कि मक्तब का संबंध किस शिक्षा से था, तो दोस्तों मक्तब का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो प्रारंभ में शिक्षा दी जाती थी उसे हम मक्तब कहते थे, यानी प्राथमिक शिक्षा को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी, आमिल, काबिल, फाजिल, या फिर स्नातक। क्वेश्चन पढ़ना जानते हैं, तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ये फाजिल की उपाधि दी जाती थी। मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व पर था राज्य पर, मंत्री परिषद पर, समुदाय पर, या फिर स्थानीय लोगों पर। तो दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये राज्य पर इसका दायित्व था स्टडी का। हमारा अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध था मुस्लिम काल से, ब्रिटिश काल से, बौद्ध काल से, या फिर वैदिक काल से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम काल से। अगला प्रश्न है हमारा मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे खानका, मदरसा, दरगाह, या फिर मकतब। तो यहाँ पूछा है प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा में मकतब में दी जाती थी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम भाषा में था। मध्यकालीन शिक्षा का जो माध्यम था वो हमें किस भाषा में मिलता है? तो वो हमें मिलता है फारसी में, क्योंकि जो मध्यकाल में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को कहा जाता था। तो जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उन्हें हम मदरसा कहते थे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा मध्यकाल में किस बादशाह के काल में शिक्षा की प्रगति सर्वाधिक हुई थी? क्योंकि शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? शेरशाह ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या फिर फिरोज तुगलक ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सबसे ज्यादा शिक्षा पर फोकस किया था और उसी के शासनकाल में शिक्षा
की प्रगति सर्वाधिक हुई। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर केई कहते हैं कि जो मुस्लिम शिक्षा है वो एक विदेशी प्रणाली है जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखती है, अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में अरबी व फारसी साहित्य में निष्णात छात्र को कहा जाता था। मध्यकाल में अरबी और फारसी, जिस छात्र को अरबी और फारसी दोनों भाषाएं बहुत अच्छे से ज्ञात थी उसे हम काबिल कहते थे। क्या कहते थे? काबिल। निम्नलिखित में से मध्यकाल में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? मालवा, आगरा, जौनपुर या फिर तक्षशिला। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला नहीं था, लेकिन बौद्ध काल में तक्षशिला और नालंदा ही था। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी, तो महिला इतिहासकार उस समय गुलबदन बेगम थी। मुगल काल मध्यकाल का कहलाता था, तो मुगल काल जो था वो मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता था। दोस्तों आज मैंने आपको 50 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। दोस्तों आगे मैं आपको और भी प्रश्न हल कराऊंगा, और अगर आपको ये जो आज मैंने सॉल्व कराया इसका PDF चाहिए तो आप या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपके